नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, हाउ मच डिस्काउंट इज अलाउड अंडर सम्मान कार्ड फॉर सीनियर सिटीजन। देखिए, ये क्वेश्चन है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान कार्ड एक योजना चलाई गई है HRTC की बसेज में। उसमें कितनी छूट जो है वो दी जाती है। देखो, सम्मान कार्ड योजना के तहत जो है सरकार 30% छूट देने का वादा करती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पहले थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। सम्मान कार्ड योजना जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए चलाई गई है। पहला ये पता होना चाहिए। दूसरा पता होना चाहिए कि HRTC की जो बसेज हैं वहाँ पर यहाँ पर जो 60 साल या उससे अधिक की एज के जो सीनियर सिटीजन है उनका ये कार्ड बनता है और उनको 30% डिस्काउंट जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। ये ऑर्डिनरी बसेज में उनको दिया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि ऐसी और भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, तो एक तो ग्रीन कार्ड योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है, वो आपने ध्यान रखनी है। ग्रीन कार्ड योजना में कितना डिस्काउंट दिया जाता है, उसमें जो है 25% डिस्काउंट जो है वो दिया जाता है, वो आपने ध्यान रखना है ग्रीन कार्ड योजना में। और कितने किलोमीटर तक ये डिस्काउंट होता है, तो ये 50 किलोमीटर तक ये डिस्काउंट होता है। दूसरा आपने ध्यान रखना है स्मार्ट कार्ड योजना। स्मार्ट कार्ड योजना जो है वो कितना डिस्काउंट देती है स्मार्ट कार्ड योजना, तो वो 10% डिस्काउंट देने का वादा करती है। और कितने किलोमीटर तक, तो इसमें किलोमीटर की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। और हाँ, इन कार्ड्स की जो वैलिडिटी रखी गई है वो 2 साल इनकी वैलिडिटी जो है वो रखी गई है। ये आपने ध्यान रखना है, 2 ईयर्स। पहले तो ये 50 रुपये के बनते थे, परंतु अब तो शायद इनका जो है वो जो बनाने का जो चार्जेस हैं वो इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। स्मार्ट कार्ड का शायद 100 रुपया कर दिया गया है। परंतु हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास डाटा है वो क्या है हमारे पास ग्रीन कार्ड का, कि 50 रुपया होता है, 25% डिस्काउंट होता है और 50 किलोमीटर तक होता है। स्मार्ट कार्ड का जो डिस्काउंट है वो 10% है और 2 साल के लिए वैलिड होता है। ये आपने ध्यान रखना है। स्मार्ट कार्ड का जो डिस्काउंट है ना वो वॉल्वो और AC बसेज में भी चलता है, परंतु ये सिर्फ और सिर्फ चलता है कहाँ पर, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च के बीच में। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक ही ये डिस्काउंट चलता है और उसके बाद के जो महीने हैं उनमें ये डिस्काउंट नहीं चलता। ये आपने ध्यान रखना है। आपको पता है HRTC की बसेज में महिलाओं के लिए भी जो है वो फ्री यात्रा का प्रोविज़न किया गया है स्पेशल ओकेजन पर, जैसे कि रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन पर जो है वो फ्री यात्रा का प्रोविज़न किया गया है। भैया दूज है तो भैया दूज पर भी इनको फ्री बस यात्रा मिलती है। और जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए भी ये फैसिलिटी जो है रखी गई है, जैसे ईद और बकरीद पर जो है वो उनको फ्री ट्रैवलिंग जो है वो अलाउड है। बाकी तो ऑर्डिनरी डेज़ में अगर हम बात करें तो ऑर्डिनरी डेज़ में जो है वो महिलाओं के लिए कितने % डिस्काउंट का प्रोविज़न किया गया है, तो 50% डिस्काउंट जो है वो HRTC की बसेज में महिलाओं को ऑटोमेटिकली मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं चुमांग, डोमांग एंड ओर्स हु बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट लिविंग इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। चुमांग, डोमांग और ओर्स ये जो है वो बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट से, और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है रहते हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के रहने वाले हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा डिटेल से जानते हैं। देखो, आप कहते हैं ना कि न्यू पैटर्न के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस होने चाहिए, तो हमारा हर क्वेश्चन मिशन एलाइड का न्यू पैटर्न के ऊपर ही बेस्ड होता है। आप पिछली वीडियोज उठा के देख लीजिए, पेपर उठा के देख लीजिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के हुए हैं, हर क्वेश्चन आपको जो है वो मिलता जुलता ही लगेगा। जो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं उनका क्या फंडा है। देखो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर सारे के सारे डिस्कस करूंगा ना तो वो बहुत लेंथी हो जाएंगे, उनका मजा भी नहीं आएगा डिस्कस करने का आपको। तो हमें क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चंस को समझना है और यही क्वेश्चन तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्वियसली आपने देखा ही है, क्योंकि हिमाचल का जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है वो भी फैक्ट ही होता है। MCQ की स्टेटमेंट बना दी, बस वही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन गए। तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक है कि यहाँ से आपके नोट्स भी बन पाए और यहाँ से जो है अच्छी तैयारी भी हो पाए। बाकी यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो हमने अलाइड सर्विसेज की जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च कर रखी है। अलाइड सर्विसेज का एग्जाम अभी आ रहा है, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। और अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। जब आप अलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है वो इकोनॉमिक सर्विस की भी जो है वो छोटी छोटी 4 टेस्ट सीरीज जो है मिल जाएंगी, जो कि ऑलरेडी हम टेस्ट सीरीज ग्रुप में जो है डाल चुके हैं। तो टेस्ट सीरीज ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद बहुत कम टाइम एग्जाम के लिए रह गया और इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत देना, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में डिटेल से देखो, शेड्यूल कास्ट इंक्लूड्स चमांग्स हो गया, डोमांग्स हो गया, ये जो है वो क्या क्या करते हैं। चमांग्स जो होते हैं ये शू जो है वो बनाते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और वीव क्लोथी जो है वो बुनते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। डोमांग्स जो होते हैं प्राइमरली ब्लैक स्मिथ होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। देयर इज थर्ड कैटेगरी ऑल्सो जिसको ओर्स कहते हैं, इनका जो मेन प्रोफेशन होता है वो कारपेंटरी का होता है, ये आपने ध्यान रखना है। इन सोशल स्टेटस ओर्स आर इक्वल टू डोमांग्स, ओर्स ये जो है वो इक्वल होते हैं डोमांग्स के। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी जो है बन सकता है।
यहाँ पर बोलते हैं कि among scheduled castes blacksmith are carpenters that is domangs और oars consider themselves superior than कोलीज एंड चमांग्स। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा हुआ यहाँ से, ठीक है जी। ये सारा आपने ध्यान रखना है यहाँ से कि शेड्यूल कास्ट में ब्लैकस्मिथ और कारपेंटर जिनको डोमांग और ओर्स कहते हैं वो खुद को जो है वो सुपीरियर कहते हैं कोलीज और चमांग से। ये आपको सारा यहाँ से पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं इन विच मंथ साजो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये साजो फेस्टिवल पहले तो मनाया कहाँ पर जाता है, एक क्वेश्चन ये बन गया। स्टेटमेंट बेस्ड में बनाया जाएगा ये, तो किन्नौर में ये बनाया जाता है। अब बोल देंगे कि कौन से मंथ में जो है ये साजो फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। देखिए ये साजो फेस्टिवल जो है मनाया जाता है कौन से महीने में, जनवरी के महीने में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, जनवरी के महीने में मनाया जाता है। पूरी बात देखते हैं क्या है। साजो एक फेस्टिवल है जो कि जनवरी के महीने में मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? ये होता है फेयरवेल, देवता जो होते हैं उनके लिए फेयरवेल होती है और माना जाता है कि देवता जिस टाइम के लिए जो है वो टेम्परेरी पीरियड के लिए जो है स्वर्ग में जाते हैं, ये कहा जाता है। और जो स्वर्ग पैराडाइज जिसको कहते हैं किन्नौर का जो है वो रालडांग में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। ये माउंटेन पीक है और किन्नर क्लास का ही ये ग्रुप माना जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर किन्नर क्लास की बात की गई है तो वो कहाँ पर पड़ता है, वो किन्नौर में जो है वो पड़ता है। दूसरा आपने ये ध्यान रखना है यहाँ से कि किन्नर क्लास का एल्टीट्यूड कितना है, तो अप्रॉक्सीमेटली 6500 मीटर एल्टीट्यूड के समीप जो है इसका एल्टीट्यूड है। ये भी आपने ध्यान रखना है। 6500 मीटर के करीब करीब इसका एल्टीट्यूड जो है वो स्थित है। हिमाचल के जो सबसे हाईएस्ट पीक है शिल्ला पीक, वो किन्नौर में पड़ती है और उसका एल्टीट्यूड कितना है, उसका एल्टीट्यूड है 7025 मीटर। ये भी आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद लियो पारगिल पीक आती है जो कि किन्नौर में ही पड़ती है, उसका एल्टीट्यूड है 6791 मीटर, वो भी आपने ध्यान रखना है। और उसके शिपकी पीक आती है, ये शिपकी पीक जो है वो कहाँ पर पड़ती है, तो शिपकी पीक भी किन्नौर में ही पड़ती है ये। और इसका एल्टीट्यूड कितना है, इसका एल्टीट्यूड है 6068 मीटर जो है वो इसका एल्टीट्यूड है और ये भी किन्नौर में ही जो है वो पड़ती है। मनेरंग पीक आती है, मनेरंग पीक जो है वो स्पीति में पड़ती है, स्पीति में पड़ती है मनेरंग पीक। और मनेरंग पीक का जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, मनेरंग पीक का एल्टीट्यूड आपने ध्यान रखना है वो है 6597 मीटर। ये आपने उसका एल्टीट्यूड ध्यान रखना है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्यास इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो देखो ट्राइब्यूटरी पूछी गई है ब्यास की और पूछी गई है स्पेसिफिक रूप से मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप ट्राइब्यूटरी देखेंगे ना ब्यास की, तो इसमें से जो है वो एक तो मंडी में जो है वो ट्राइब्यूटरी कौन कौन सी आती है, उहल आती है, एक राणा खड्ड आती है, लूणी खड्ड आती है, बिन्नो खड्ड आती है। ये जो है वो मंडी में इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। ऑप्शन ए सही आंसर। थोड़ा डिटेल से जानेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ब्यास जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में जो है वो लारजी के समीप जो है वो एंटर करती है। लारजी में जब समीप एंटर ये करती है तो यहाँ पर सैंज और तीर्थन जो है वो इसमें आकर मिल जाती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये बहती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब ये जो है वो आपने ध्यान रखना है। इट लीव्स डिस्ट्रिक्ट मंडी इन वेस्ट नियर संधोल और हमीरपुर में फिर ये एंटर कर जाती है। हमीरपुर का भी एक क्वेश्चन बहुत पहले एचएस में पूछा गया था, आसान सा क्वेश्चन कि नदौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है। नदौन हमीरपुर में पड़ता है और वो ब्यास नदी के किनारे स्थित है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो उहल, राणा खड्ड, लूणी खड्ड, बिन्नो खड्ड ये जो है इसको नॉर्थ साइड से जो है ज्वाइन करती हैं। और अदर कुछ रिवर्स, कुछ खड्ड जो है इसको साउथ से जो ज्वाइन करती हैं, उसमें बकार आ जाता है, मसंत आ जाता है, जांगी आ जाता है, चनेद आ जाता है, सक्रेन आ जाता है, सोन आ जाता है, अरनोडी आ जाता है, कशानी आ जाता है, जूनिस्कृति आ जाता है, बखेली आ जाता है, तीर्थन आ जाता है, हंसा आ जाता है। ये इसको साउथ साइड से जो है ज्वाइन करती हैं। यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन क्या बनेगा, नॉर्थ साइड और साउथ साइड का क्वेश्चन बन जाएगा। तो नॉर्थ साइड की है ये उहल, राणा खड्ड, लूणी खड्ड, बिन्नो खड्ड, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी जो बस्ती हैं बकेर, मसंत, जांगी, चन्नेद, स्क्रेन, सोन, हंसा, तीर्थन, बखेली, जूनी सुकेती, कंसानी, अरनोडी ये जो है वो सारी साउथ साइड से ज्वाइन करते हैं। प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लेना, यहाँ पर डायरेक्टली साफ साफ रूप से लिखा गया है तो आप नोट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर पीपल ऑफ सुकेत डिथ्रोन्ड द राजा फॉर मेल एडमिनिस्ट्रेशन एंड बेगार प्रॉब्लम। तो बोलते हैं किस वर्ष सुकेत के लोगों ने जो है वो कुशासन और बेगार समस्या के कारण अपने राजा को जो था वो गद्दी से उतार दिया था। तो ये लगभग बात रही है 1924 के करीब की। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर। 1924 में सुकेत के लोगों ने, वहाँ का शासन ठीक नहीं था, बेगार की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो लोगों ने क्या किया, अपने राजा को गद्दी से जो था वो उतार दिया था।
देखो सुकेत रियासत के उस टाइम राजा कौन हुआ करते, तो सुकेत रियासत के उस टाइम राजा जो था वो राजा लक्ष्मण सेन जो था वो हुआ करते थे। इनका कार्यकाल जो है वो मतलब बड़ा ही दास्ता भरा था। दास्ता मतलब कि दास प्रथा थी ना, वो चली हुई थी, लोगों को जो है वो इस प्रथा में जो है वो जकड़ा गया था, बेगार करनी पड़ती थी, और भी मतलब इतने रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी कि जमींदार अपने ही जमीन के अपने ही पेड़ों को नहीं बेच सकते थे, इतनी स्ट्रिक्टनेस जो था वो कर दी गई थी। अब क्या किया गया, इस रियासत का जो कर्ता धर्ता था ना मुख्य रूप से वो यहाँ का वजीर था, और मैक्सिमम टाइम आपने देखा कि विद्रोह जितनी भी रियासतों में हुए वो वजीर मुख्य कारण बने। यहाँ का वजीर सिद्धू गुप्ता हुआ करता था। ये सिद्धू गुप्ता बड़ा ही भ्रष्ट व्यक्ति था। अगर राज परिवार में कोई पैदा होता था तो हर एक गांव के हर एक परिवार से जो था वो 1-1 रुपया ले जाता था, और उस टाइम आपको पता है 1 रुपये की बहुत ज़्यादा वैल्यू जो था वो होती थी। 1-1 रुपया ले जाता था। अगर राज परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती थी तो प्रत्येक परिवार का मुखिया, कोई भी परिवार है कहीं से भी, उसको अपना मुंडन जो था वो करवाना पड़ता था। और रियासत के लोगों को जो था ये दास्ता लगती थी कि हम तो दास प्रथा के अधीन जो है वो काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी है हमारा राजा, बेगार प्रथा है, तानाशाही है, शोषण हो रहा है। 1924 में यहाँ का एक युवा नौजवान था सुंदरनगर के बन्नैक गांव का, जिसका नाम था रतन सिंह। रतन सिंह एक वीर सेनानी तो था ही था, परंतु इंटेलिजेंट भी था, बुद्धिमान भी था। तो इसने जो था ये विद्रोह किया और लोगों को भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ जो था वो जागृत किया। तो ये सारा सिनेरियो हुआ था। देखो जितनी भी मैंने बताया उसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो यहाँ का राजा लक्ष्मण सेन, यहाँ का वजीर सिद्धू गुप्ता, वो आपने ध्यान रखना। ईयर 1924 जिसने विद्रोह किया था मुख्य रूप से वो कौन था, वो था रतन सिंह, उनका नाम ध्यान रखना है। तो ये सारा आप यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर द टारगेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप इन 2024-25 इन हिमाचल प्रदेश। तो देखो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2024-25 के लिए जो कमर्शियल क्रॉप्स का टारगेट रखा गया है पैदावार का, वो कितना रखा गया है। तो कमर्शियल क्रॉप का जो टारगेट रखा गया है वो रखा गया है 2099 टन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 2099 टन जो है ये टारगेट रखा गया है 2024-25 के लिए। अगर हम यही बात करते हैं कि 2023-24 के लिए ये कितना एंटिसिपेटेड था, तो 2023-24 के लिए ये 2079 था। ये 2023-24 का एंटिसिपेटेड है। अगर हम बात करते हैं 2022-23 की तो ये था 2094, ये 22-23 का था, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं 21-22 की तो 21-22 का था 2032, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, ये आपको पता चल गया कमर्शियल क्रॉप्स का। एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया था वो जिंजर ग्रीन के बारे में पूछा गया था कि उसका 2024-25 के लिए टारगेट कितना था। तो जिंजर ग्रीन का जो टारगेट था वो था 34 टन, ये आपने ध्यान रखना है 2024-25 में। और 2023-24 में जिंजर का टारगेट कितना था, तो उस टाइम भी ये 34 टन ही था, ये आपने ध्यान रखना है। हमने भी टेस्ट सीरीज में ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है, वो हमने वेजिटेबल्स को लेकर किया है। वेजिटेबल्स को लेकर जो टारगेट है वो है 1870 टन, ये आपने ध्यान रखना है 2024-25 का। और वेजिटेबल के अलावा पोटैटो का भी आपने ध्यान रखना है। पोटैटो का टारगेट है 195 टन, और ये टारगेट जो है वो 2024-25 के लिए मैंने दोनों का बताया। कमर्शियल क्रॉप्स का आपने 2024-25, 23-24, 22-23, 21-22 का जान लिया। जिंजर का भी आपने जान लिया, वेजिटेबल्स का भी आपने जान लिया, पोटैटो का भी आपने जान लिया। ये सारा 2024-25 के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बना तो यहाँ से बनेगा और डेफिनेटली आप ठीक कर आएंगे, कोई गलत नहीं कर सकता आपके क्वेश्चन को। आगे क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ सब्सिडी हैज़ बीन डिसाइडेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑन एग्रीकल्चर इक्विपमेंट सच एज ट्रैक्टर, पावर टिलर्स, पावर वेडर्स, क्रॉप रीपर्स एंड रोटावेटर्स, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, स्मॉल एंड मार्जिनल एंड वुमेन फार्मर्स ग्रुप्स को जो है वो किया गया है। देखो हिमाचल प्रदेश में कुछ कृषि उपकरण है जैसे कि ट्रैक्टर, पावर टिलर, पावर वीडर, क्रॉप रीपर और रोटावेटर हो गया, ये जो है इसके ऊपर सब्सिडी देने का जो है वो डिसाइड किया है सरकार ने। परंतु पूछा गया है कि एससी एसटी और मार्जिनल और महिला किसानों को जो है वो कितनी सब्सिडी यहाँ पर देने की सरकार ने बात कही है। तो एससी एसटी और महिला किसानों को सब्सिडी देने की सरकार ने जो बात कही है यहाँ पर, वो कहा है कि हम 50% सब्सिडी देने को तैयार हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी, क्योंकि दो यहाँ पर वेरिएशंस हैं वो दोनों हम समझेंगे। हिमाचल प्रदेश में किसानों को लेकर जो है वो यहाँ पर कहा गया है कि एससी एसटी, स्मॉल मार्जिनल वुमेन, महिला किसानों को जो है 50% सब्सिडी दी जाएगी अगर इस तरह के इक्विपमेंट्स को लेते हैं। ये तो एससी एसटी और स्मॉल मार्जिनल और वुमेन फार्मर जो है उनको 50% सब्सिडी दी जाएगी। अदर फार्मर्स हैं उनको 40% सब्सिडी ही जो है वो यहाँ पर मिलेगी। अगर कोई एससी नहीं है, कोई एसटी नहीं है, कोई स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर नहीं है, कोई महिला किसान नहीं है,
उसके अलावा कोई है तो उसको सिर्फ 40% सब्सिडी ही जो है वो इन इक्विपमेंट्स के ऊपर जो है वो दी जाएगी। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 24 के लिए जो बजट की एलोकेशन यहाँ पर की गई है वो 15.37 करोड़ रुपया जो है वो किया गया है। इतना एलोकेट करने की सरकार ने बात कही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश लोएस्ट इंसिडेंस ऑफ क्राइम्स इन 2023-24। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में 2023-24 में अपराधों की घटनाएं सबसे कम हुई। लोएस्ट पूछा गया है यहाँ पर, तो ये किन्नौर में हुई। एज पर ऑप्शन ये किन्नौर में हुई। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा फैक्ट आपको बताता हूँ। देखो, अलग अलग ईयर का अलग अलग डाटा आता है इंसिडेंट्स जो क्राइम्स के होते हैं हिमाचल में वहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम्स की इन टर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट कि पूरे हिमाचल में कितने क्राइम्स जो है वो देखने को मिले 2023 में, तो वो मिले 19,987। इतने क्राइम्स पूरे हिमाचल में हुए। लोएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स पूरे हिमाचल में मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट। इन टर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट अगर मैं बात करूँ हिमाचल में तो वो हमें कहाँ पर देखने को मिले, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिले। लाहौल स्पीति में 182 क्राइम्स जो है वो देखने को मिले 2023 में। उसके बाद जो इन टर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट नंबर आता है वो आता है किन्नौर का। किन्नौर में 469 क्राइम्स जो है वो देखने को मिले। हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स कहाँ पर देखने को मिले, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। डिस्ट्रिक्ट मंडी में 2606 2606 क्राइम्स देखने को मिले। ये मिले हमें मंडी में। मंडी के बाद दूसरा नंबर आता है कांगड़ा का। कांगड़ा में कितने क्राइम्स 2023 में देखने को मिले, तो 2585 2585 क्राइम्स जो है वो कांगड़ा में देखने को मिले। और उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है शिमला का। शिमला में कितने क्राइम्स हमें देखने को मिले, शिमला में हमें क्राइम्स देखने को मिले 2469। ये भी ध्यान रखना है। अब देखो, हिमाचल में जो क्राइम्स का डाटा हमारे पास दिया गया है ना, वो अलग अलग तरह से दिया गया है। एक तो दिया गया है डिस्ट्रिक्ट्स का, एक रेलवे का भी दिया गया है, सीआईडी का भी दिया गया है, जो पीडी नूरपुर है उसका दिया गया है, बद्दी का दिया गया है, पीएस साइबर क्राइम का दिया गया है। पीडी नूरपुर मतलब पुलिस डिपार्टमेंट नूरपुर का, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी हमें अलग अलग वेरिएशन देखने को मिले। अगर इनको और पूरे हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स को हम मिला लें तो सबसे कम क्राइम्स कहाँ पर देखने को मिले, सीआईडी में सबसे कम क्राइम्स देखने को मिले। 17 ही क्राइम्स हमें सीआईडी में देखने को मिले, ठीक है। और बाकी डाटा सेम रहेगा, ठीक है जी। रेलवे और ट्रैफिक जो है उसमें वहाँ पर कितने क्राइम्स देखने को मिले, वहाँ पर सिर्फ 20 क्राइम्स जो है वो देखने को मिले। इस डाटा में आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको दो भागों में डाटा डिवाइड करके बताया। एक तो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट्स में बता दिया, फिर मैंने पूरा हिमाचल का जो डाटा, डिस्ट्रिक्ट्स भी बनाए गए हैं, कुछ और भी बनाए गए हैं, जैसे रेलवे और ट्रैफिक हो गया, सीआईडी पीडी नूरपुर हो गया, बद्दी हो गया, पीएस साइबर क्राइम्स हो गया। यहाँ पर इस तरह से लिस्ट बनाई गई है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि सीआईडी में सबसे कम थे, और इन टर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखेंगे तो लाहौल स्पीति में सबसे कम थे, ठीक है जी। तो ये डाटा भी आपके पास इकट्ठा हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर हिमाचल प्रदेश हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो था वो थे। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, तो ये रेगुलर एम्प्लॉयज़ की ही ऑब्वियसली बात की कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। हाईएस्ट नंबर ऑफ रेगुलर मैं यहाँ पर लिख दूंगा रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी अलग अलग हो गए, पार्ट टाइम एम्प्लॉय हो गए, वर्क चार्ज एम्प्लॉय हो गए, डेली पेड वर्कर हो गए, परंतु हम यहाँ पर सिर्फ रेगुलर एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं। पहली बात ये ध्यान रखना, रेगुलर यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ पर मैं रेगुलर ऐड कर रहा हूँ। पीडीएफ मैंने पहले ही आपको टेस्ट सीरीज ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी है, चाहे वो अलाइड का टेस्ट सीरीज ग्रुप हो गया, चाहे वो टेस्ट सीरीज ग्रुप हो गया पीजीटी का, वहाँ पर मैंने ये पीडीएफ पहले ही जो था वो सेंड कर दी थी, चाहे वो अलाइड का टेस्ट सीरीज ग्रुप हो गया, चाहे वो पेपर 1 का टेस्ट सीरीज ग्रुप हो गया, और उसमें बिल्कुल करेक्शन के साथ ये प्रोवाइड करवाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, अब रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हमारे पास 2020 में कितने थे, 2021 में कितने थे, 2022 में कितने थे, 2023 में कितने थे, तब आपको पता चल जाएगा कि हाईएस्ट नंबर कहाँ पर था। 2020 में रेगुलर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे 1,81,376, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर जो 2021 में रेगुलर एम्प्लॉय थे वो थे 1,87,899, ये आपने ध्यान रखना है। 2022 में जो रेगुलर नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे वो थे 1,90,137, ये ध्यान रखना है। 2023 में जो रेगुलर नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे 1,85,698, ये रेगुलर नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे।
अब हाईएस्ट नंबर आपसे पूछा गया है ना, तो हाईएस्ट कहाँ पर थे, 2022 में थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मान लो यही डाटा आपको दे दिया गया अरेंज करने को, तो क्या दिक्कत है अरेंज करने में, आप बिल्कुल फटाफट अरेंज करेंगे। आप यहाँ पर जाकर आपको क्रोनोलॉजिकली जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करने को बोल दिया। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में, तो आप कैसे बढ़ाएंगे, सबसे पहले 2020 आ जाएगा, 2020 के बाद जो है वो 2023 आ जाएगा, 2023 के बाद 2021 आ जाएगा, 2021 के बाद 2022 आ जाएगा। इस तरह से आप अरेंज कर देंगे, ठीक है जी। तो ये रेगुलर एम्प्लॉयज़ का डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। पेपर 1 की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है आपको, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से कर लेना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच माउंटेन पास ज्वाइन स्पिति टू लद्दाख। तो कौन सा माउंटेन पास स्पिति को लद्दाख से ज्वाइन करता है। माउंटेन पासेस की अगर हम बात करें तो माउंटेन पास जो स्पिति को लद्दाख से ज्वाइन करता है इनमें से वो है कांगला पास। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हमारे पास हिमाचल में बहुत सारे माउंटेन पासेस जो हैं वो दिए गए हैं। इनमें से ये जो कांगला पास है ये किसको ज्वाइन करता है, स्पिति को लद्दाख से ज्वाइन करता है। यहाँ पर हमारे पास कुछ एक इंपॉर्टेंट पासेस हम जानते हैं, जैसे कि कुंजुम दर्रा ऑप्शन में दिया गया है। कुंजुम दर्रा जो है वो लाहौल को स्पिति से ज्वाइन करता है। हामटा दर्रा यहाँ पर दिया गया है, तो हामटा दर्रा किसको किसके साथ ज्वाइन करता है, ये आपने ध्यान रखना है कि ये दर्रा जो है ना ये पीर पंजाल कुल्लू स्पिति को जो है वो ज्वाइन करता है। ये ध्यान रखना है, पीर पंजाल कुल्लू स्पिति को जो है वो हामटा ज्वाइन करता है। कुगती यहाँ पर दिया गया है, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। कहाँ पर पड़ती है कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंबा में कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पड़ती है, ठीक है जी। और अगर हम बात करें ये कुगती पास किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है, तो कुगती पास जो है ये कुगती पास लाहौल को भरमौर साइड से जो है वो जोड़ता है। इसके अलावा लाहौल को भरमौर साइड से जोड़ने वाले दर्रों में कुगती पास के अलावा छोवू पास आ जाता है, कालीचोर पास आ जाता है, शिफ्टिंग पास आ जाता है और दुग्गी पास आ जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। बाकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक बार ज़रूर रिवाइज करेंगे यहाँ पर भी, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सबसे पहले तो हमारे पास कोखान और कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं। ये कोखान और कंवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो कहाँ पर पड़ती हैं, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो दोनों की दोनों कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। कुल्लू में ही जो है काइस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पड़ती है और कुल्लू में ही जो है वो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क भी पड़ता है, जिसको 2014 में जो था यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। चंबा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सेचू तनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गेम्यूल सियाह बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आ जाती हैं। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपने वहाँ की भी ध्यान रखें, चंबा की भी, कुल्लू की भी। कुछ पासेस मैंने आपको बता दिए इंपॉर्टेंट, बताए कि रिवाइज हमने कर लिए एक हिसाब से, ये कहिए। और एग्ज़ाम में रिवीजन ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने इतना कुछ पढ़ रखा है, उसको कैसे रिवाइज करेंगे, उसके लिए हमने महा रिवीजन सीरीज़ भी जो है वो स्टार्ट कर रखी है, उसको देख लेना। उसकी प्लेलिस्ट भी अलग से बन चुकी है और 3 वीडियोस उसकी ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। ये तो असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है, सिर्फ करेक्शन यहाँ पर करनी थी। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ द चनाल कम्युनिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से हिमाचल के चनाल समुदाय के बारे में कौन सा कथन सही है। इसमें ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, इट इज़ ट्रीटेड समवट लोअर टू द कोलीज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कि कांगड़ा जिले में इन्हें जो है वो कोलियों से कुछ नीचे रखा जाता है, ये जो है वो स्टेटमेंट सही दी गई है। और इस क्वेश्चन में डाउट भी था, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का जो पेपर अभी हुआ था उसमें मैंने बताया था आपको कि जो भी आंसर की आएगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आंसर की के अकॉर्डिंग अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद वीडियो के लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करेंगे। बोलते हैं नेम द ऑफिसर ऑफ आर्मी बिलोंगिंग टू हिमाचल प्रदेश बिकेम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित उस अधिकारी का नाम बताइए जो थल सेना का अध्यक्ष जो है वो बन चुके हैं, रह चुके हैं थल सेना का अध्यक्ष। अब देखो ये क्वेश्चन हमने मिशन एलाइड के इससे पहले वाले पार्ट में जो था वो डिटेल से डिस्कस कर लिया था। अभी आप कमेंट करके आंसर बता दीजिए इसका। और टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। आज हम यहाँ से जो इंपॉर्टेंट डेटा डिस्कस करने वाले हैं वो लिटरेसी रेट है रूरल एरिया का, क्योंकि अर्बन का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यार रूरल का डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखो हिमाचल प्रदेश का जो रूरल लिटरेसी रेट है वो कितना है, वो है 81.9%। ये आपने ध्यान रखना है, ये है। और मेल इसमें से है 89.1 और फीमेल इसमें से है 74.6। ये ग्रामीण क्षेत्रों में है। और पूरे हिमाचल में हाईएस्ट अगर हम रूरल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो वो हमीरपुर में है 87.8%, जिसमें से पुरुषों का 94.3, महिलाओं का 82.3। ऊना में 86.3 दूसरे नंबर पर है और उसमें से पुरुषों का 92.1, महिलाओं का 80.9। लोएस्ट की बात करते हैं तो चंबा का लोएस्ट है रूरल लिटरेसी रेट जो कि 70.6% है। इसमें से मेल का 81.5, फीमेल का 59.7। और लाहौल स्पीति का दूसरे नंबर पर है चंबा के बाद 76.8 और इसमें मेल जो है वो 85.7 है, फीमेल जो है वो 66.8 है।
पूरे हिमाचल की अब हम लिटरेसी रेट की बात करते हैं, वो है 82.8% 2011 की जनगणना के अनुसार। मेल लिटरेसी रेट 89.5 है, फीमेल 75.9 है। अर्बन लिटरेसी रेट की भी बात करें तो वो पूरे हिमाचल का 91.1% आ जाता है। इसमें से मेल 93.4, फीमेल 88.4। ये आपने सारा का सारा डाटा जो है वो एक बार रिवाइज कर लिए, पढ़ा तो हमने है ही, बस हम रिवीजन करते रहते हैं लास्ट में कुछ एक फैक्ट को जो हमने पहले पढ़ रखे हैं ताकि हेल्प हो सके आपकी। और इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।